स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है नवपाषाण काल की विशेषताएं या नवपाषाण काल में क्या क्या परिवर्तन हुए या नवपाषाण काल को क्रांति काल क्यों कहा जाता है। पाषाण काल के जो उपकरण प्राप्त हुए उनकी भिन्नता के आधार पर सर जॉन लुबाक नामक विद्वान ने पाषाण काल का विभाजन दो भागों में किया, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण अथवा नियोलिथिक शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों नियो और लिथिक से मिलकर बना है, जिसमें नियो का अर्थ है नया और लिथिक का अर्थ है पत्थर, अर्थात पत्थर के नए उपकरण। गॉर्डन चाइल्ड नामक विद्वान के अनुसार नवपाषाणकालीन संस्कृति का उदय पश्चिमी एशिया के धनवाकार क्षेत्र में हुआ। नवपाषाण काल में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, इसलिए गॉर्डन चाइल्ड नामक विद्वान ने अपनी पुस्तक मैन मेक्स हिमसेल्फ में नवपाषाण काल को नवपाषाणिक क्रांति नाम दिया है। प्रागैतिहासिक काल में मानव विकास की सबसे प्रमुख सीढ़ी नवपाषाण काल था। इस काल का आगमन मानव विकास अथवा सभ्यता के इतिहास में एक क्रांतिकारी युग के रूप में हुआ। पश्चिमी एशिया में नवपाषाण काल की शुरुआत लगभग 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। दक्षिणी चीन, वर्मा और वियतनाम में 2000 ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल रहा। डेनमार्क से 2700 ईसा पूर्व के नवपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जबकि दक्षिण भारत में नवपाषाण काल 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। विश्व स्तर पर नवपाषाण काल का आरंभ 9000 ईसा पूर्व माना गया है। नवपाषाण काल के परिवर्तनों में पहला है कृषि का प्रारंभ। नवपाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता मानव द्वारा कृषि कार्य शुरू करना था, जिससे मानव अब भोजन संग्रह की अवस्था से ऊपर उठकर भोजन उत्पादक बन गया। अब मानव ने भोजन के लिए इधर उधर भटकना छोड़ दिया। वैज्ञानिक एवं पुरातात्विक खोजों के आधार पर अब यह सिद्ध हो गया है कि मानव द्वारा कृषि का प्रारंभ पश्चिम एशिया में किया गया। विश्व में कृषि प्रारंभ के प्राचीनतम साक्ष्य फिलिस्तीन के जेरिको नामक बस्ती से मिले हैं। सीरिया में अबू हुरैरा, जॉर्डन में एन गजल नामक स्थानों से भी कृषि की शुरुआत के साक्ष्य मिलते हैं। इस प्रकार पश्चिमी एशिया के क्षेत्र गेहूं और जौ की खेती के आरंभिक केंद्र बने। इजराइल के नाहेल ओरेन क्षेत्र से भी पौधे उगाने की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू होने के प्रमाण मिले हैं। अमेरिका से मक्का, मटर और लौकी उत्पादन करने के साक्ष्य मिले हैं। मक्का का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको से मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले के लहुरा देव नामक स्थान से मिले हैं, जो 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक के माने गए हैं। यहाँ से चावल की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। पाकिस्तान के मेहरगढ़ से गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं, जो 7000 ईसा पूर्व के माने गए हैं। यहाँ से अनाज संग्रह करने का भवन भी मिला है। भारत में कोल्डीवा से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से चावल की ओराइजा स्ताइवा किस्म के प्रमाण मिले हैं। उत्तर प्रदेश के महगड़ा नामक स्थान से जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। बिहार के चिरांद नामक स्थल से चावल, गेहूं, जौ, मूंग और मसूर की खेती के साक्ष्य मिले हैं। असम के दाऊजली हेडिंग नामक स्थान से ढलवा खेती के साक्ष्य मिले हैं। भारत में नवपाषाणकालीन मानव गेहूं, जौ, चावल, मटर, रागी, कुल्थी, मूंग और चना आदि फसलों का उत्पादन करने लगा था। कपास की खेती भारत पाकिस्तान क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रचलित हुई। थाईलैंड के स्प्रिट गुफा से 10 विभिन्न प्रकार के पौधों के प्रमाण मिलते हैं, जैसे बादाम, सुपारी, काली मिर्च, खीरा, मटर और फलियां। कृषि प्रक्रिया में पौधों को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर कृत्रिम वातावरण में मानव के नियंत्रण में पालन करना शामिल था। जब अनाज को तैयार करके उसका पूरे का उपभोग कर लिया जाता है तो उसे खाद्य संग्रह अवस्था कहा जाता है। यदि उस तैयार अनाज का उपभोग करने के बाद उसमें से कुछ बचा कर रखा जाता है और उचित वातावरण में उसकी बुआई करके फिर से अनाज प्राप्त करते हैं तो उस अवस्था को पौधों के पालतूकरण अथवा कृषि कहा जाता है। कृषि कार्य का उदय कब हुआ तथा मनुष्य को इसकी जानकारी कैसे हुई, इसका उत्तर जानने के लिए हमें अनुमानों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। मानव
अन्न संग्राहक स्थिति से अन्न उत्पादक स्थिति में अचानक नहीं पहुंचा, यह उसके लंबे परिश्रम का परिणाम है। हो सकता है कि मानव द्वारा अनाज के दाने संग्रह करते समय कुछ दाने जमीन पर गिरने तथा नमी आने पर वे उग गए हों और कुछ दिनों के बाद उनमें दाने पड़ गए हों। मानव बराबर इस प्रक्रिया का निरीक्षण करता रहा और उसने यह जानकारी प्राप्त कर ली कि बीज को निर्धारित समय में जमीन में बोकर अनाज प्राप्त किया जा सकता है। कृषि का प्रारंभिक स्वरूप अत्यंत सरल था। बीज को छिड़क दिया जाता था। प्रारंभ में मानव एक स्थान पर कुछ समय कृषि करने के बाद उस भूमि को छोड़ देता था और दूसरी जगह जंगलों को साफ करके वहां खेती करना शुरू कर देता था। लेकिन बाद में पशुपालन के विकास के परिणाम स्वरूप खाद का उसे ज्ञान हो गया और जिससे स्थायी कृषि का विकास हुआ। गॉर्डन चाइल्ड नामक विद्वान का मानना है कि पर्यावरणीय परिवर्तन ने खाद्य उत्पादन की संभावना उत्पन्न की। इनका मानना है कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व पश्चिमी एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में शुष्क मौसम का उदय हुआ। जलवायु की शुष्कता ने मानव, वनस्पति और जंतुओं को उपलब्ध जल स्रोतों के आसपास रहने को मजबूर किया। कृषि और पशुपालन का विकास पर्यावरणीय परिवर्तनों के वातावरण में ही हुआ है, जबकि कार्ल शोर और रॉबर्ट मैक एडम्स नामक विद्वान के अनुसार खेती की शुरुआत मछुआरों ने की थी। नवपाषाण काल के उपकरणों में सर्वाधिक महत्व पालिशदार हैंडएक्स का है, जिसका उपयोग घास काटने, जंगल को साफ करने और भूमि की गुड़ाई करने के लिए किया जाता था। दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण हंसिया था, जिसका उपयोग फसल की कटाई के लिए किया जाता था। नवपाषाण काल में दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ स्थायी निवास। नवपाषाण काल में मानव स्थायी रूप से घास फूस और मिट्टी से बनी झोपड़ियों में रहने लगा। अब मानव ने आश्रय के लिए भटकना छोड़ दिया। उसका खानाबदोश जीवन समाप्त हो गया। घर बनाने की प्रवृत्ति आम हो गई और बस्तियां बसाने की शुरुआत हुई। विश्व स्तर पर सबसे प्राचीन नवपाषाणिक बस्ती जेरिको मिली है, जो फिलिस्तीन में है और 12,000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। यहाँ बस्ती की सुरक्षा के लिए एक दीवार भी मिली है। यहाँ के मानव के चौकोर मकानों में रहने के साक्ष्य मिले हैं। अलीकोस नामक स्थल जो इराक में है, यहाँ से भी चौकोर मकानों के प्रमाण मिले हैं। तुर्की की सबसे प्राचीन नवपाषाणिक बस्ती कातल हुयक में धूप में सुखाई गई ईंटों के मकान मिले हैं। स्विट्जरलैंड में भी मनुष्य नदी किनारे झोपड़ियां बनाकर रहता था। भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ नवपाषाण काल की सबसे प्राचीन बस्ती है। यहाँ के लोग वर्गाकार और आयताकार घरों में रहते थे। बलूचिस्तान और सिंध क्षेत्र में विकसित हुई ग्राम्य बस्तियां भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन बस्तियां मानी गई है। भारत में कोल्डियवा, मेहगड़ा, चिरांद आदि स्थलों से घास फूस और गारे से बनी वृत्ताकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। बुर्जहोम जो कश्मीर में है, यहाँ के लोग जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर आवास करते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। कृषि और पशुपालन की शुरुआत से मनुष्य के भोजन का प्रबंध हो गया और अब वह एक जगह पर रहने लगा, जिससे ग्राम्य बस्तियों की स्थापना हुई और ग्राम्य जीवन की शुरुआत हुई। नवपाषाण काल का अगला परिवर्तन है पशुपालन। नवपाषाण काल में मानव ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। पशुओं का पालतूकरण मानव के लंबे प्रयोग और कड़े संघर्ष का परिणाम है। जंगली पशुओं को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर निकालकर उनका पालन एवं कृत्रिम वातावरण में उनका प्रजनन कराया गया, ताकि मनुष्य इनसे लाभ प्राप्त कर सके, और इस चरण अथवा अवस्था को पशुपालन कहा जाता है। मनुष्य द्वारा खेती के लिए जंगलों को साफ करने तथा जलवायु परिवर्तनों का पशुपालन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। जंगल कम होने के कारण पशु चारे की तलाश में मनुष्य के पास आने लगे। पशुओं के निकट आने से मनुष्य धीरे धीरे इनकी उपयोगिता से परिचित होने लगा। यह भी हो सकता है कि शिकार में कभी किसी पशु का जीवित बच्चा मनुष्य के हाथ लगा, जो उसे मारने की बजाय अपने साथ इन्होंने रख लिया। पशुओं के बच्चों को दूध पीते देखकर मानव ने अनुभव किया कि वह भी उनका दूध निकालकर अपनी भूख मिटा सकता है और उनका पालन करने लगा। जहाँ पर पशु बैठते थे वहाँ वे मल मूत्र त्याग करते थे और वहाँ अच्छी फसल होती थी, जिससे स्थायी कृषि को प्रोत्साहन मिला। मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया और इसके बाद भेड़, बकरी तथा अन्य पशुओं को। इंग्लैंड के स्टार्कर नामक स्थान से
मानव के कंकाल के साथ विधिवत रूप से दफनाए गए कुत्ते की अस्थियां मिली हैं। भारत में भी बुर्ज होम नामक स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से मुर्गा पालने के भी साक्ष्य मिले हैं। जेरिको, अबू हुरेरा और एन गजल जो स्थल हैं वहाँ से भेड़ बकरियों को पालतू बनाने के साक्ष्य मिले हैं। कातल हुएक नामक स्थान जो तुर्की में है, यहाँ से नवपाषाण काल में सांड पूजा के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ नामक स्थान से सर्वप्रथम भैंस को पालतू बनाने का प्रमाण मिला है। मेहरगढ़ में एक कब्र में मानव के साथ बकरी को भी दफनाया गया है। उत्तर प्रदेश के मेहगड़ा और दक्षिण के उतनूर नामक स्थान से बाड़े मिले हैं जहां पशुओं को रखा जाता था। भारत के दक्कन क्षेत्र से अंश टीले अथवा राख के टीले मिले हैं जो नवपाषाण काल के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष हैं। ये लोग मौसमी पड़ाव डालते थे जहां से जाते समय उसमें कूड़े करकट में और खाद में आग लगा देते थे। ये अंश टीले उतनूर, कुपगल, कोडेकल जो दक्षिण में स्थित है यहाँ से मिले हैं। नवपाषाण काल में मानव पशुओं से विभिन्न प्रकार के लाभ लेने लगा। उनसे दूध, मांस, ऊन प्राप्त करता था। बोझा ढोने में बड़े जानवरों की मदद ली जाती थी और कृषि कार्यों में भी इनका उपयोग किया जाता था। पशुओं की खाद से भूमि की उर्वरता बढ़ाई जाती थी। चमड़े और ऊन से तंबू तथा वस्त्र बनाए जाते थे। कुत्ते से शिकार में मदद ली जाती थी। कुत्ते और बिल्ली को घर में सुरक्षा के लिए भी पाले जाते थे। नवपाषाण काल का अगला परिवर्तन है पहिए का आविष्कार। पहिया नवपाषाण काल का एक महत्वपूर्ण आविष्कार था। इससे सामान ढोने के लिए गाड़ियां बनाई गई। मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जाने लगा और यातायात की शुरुआत हुई। चाक की सहायता से मिट्टी के बर्तन सुंदर और मजबूत बनाए जाने लगे। चरखे की सहायता से सूत और ऊन काटकर कपड़ा तैयार किया जाने लगा। नवपाषाण काल का अगला परिवर्तन है मृद भांड अथवा मिट्टी के बर्तन। कृषि और पशुपालन के कारण नवपाषाण काल के मनुष्य को अनाज और तरल पदार्थों को रखने के लिए मजबूत बर्तनों की जरूरत पड़ी। प्रारंभ में डालियों से बने टोकरियों का उपयोग साधारण वस्तुओं को रखने में किया जाता था। कभी कभी इन पर मिट्टी का लेप भी कर दिया जाता था। मिट्टी का बर्तन आग के संपर्क में आने से वह मजबूत हो गया, जिससे मृद भांड को मजबूत बनाने की प्रेरणा मिली। यह उनकी असाधारण वैज्ञानिक जानकारी थी। सूखी मिट्टी को गीला करना, उसे बर्तन बनाना और फिर उसे आग में पकाना। मिट्टी के बर्तन चाक की सहायता से सुंदर, सुडौल और मजबूत बनाए जाने लगे। प्याले, तस्तरियाँ, घड़े और कटोरे नवपाषाण स्थलों से मिलते हैं। नेक्स्ट परिवर्तन है आग का व्यापक प्रयोग। आग की खोज पुरापाषाण काल में हो चुकी थी, जिसका साक्ष्य चीन के बीजिंग के छऊ कौदी नामक स्थान से 5 लाख वर्ष पहले का मिला है। परंतु आग का व्यापक प्रयोग नवपाषाण काल में किया गया। आग की खोज से मानव को अनेक प्रकार के लाभ हुए। अब मानव मांस को कच्चे की बजाय पकाकर खाने लगा, अनाज के दानों को भूनकर खाने लगा, सर्दी से अपना बचाव करने लगा और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा भी कर सकता था। मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाकर उसे मजबूत बनाने लगा। जंगलों को जलाकर भूमि को कृषि योग्य बनाया। अंधेरे को दूर करके वह प्रकाश में रहने लगा। अगला परिवर्तन है घिसे हुए पालिशदार उपकरण। नवपाषाण काल में मानव ने औजारों को साफ सुथरा, चिकना और चमकदार तथा सुडौल बनाया। पुरातत्वविद इस काल के उपकरणों को घर्षित पाषाण उपकरण कहते हैं। अब मानव ऐसे उपकरणों का प्रयोग करने लगा जो जमीन खोदने, बीज बोने, पकी फसल को अनाज से अलग करने, पेड़ पौधे काटकर जमीन को कृषि योग्य बनाने तथा उनसे शिकार भी आसानी से कर सकता था। नवपाषाण काल में लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग भी जारी रहा, परंतु उन्हें नुकीला और धारदार बनाया गया। नवपाषाण काल में उपकरण बनाने के लिए रगड़ने, घर्षण और पालिश करने की विधियां अपनाई गई। नवपाषाण काल के उपकरणों में सर्वाधिक महत्व पालिशदार हैंडएक्स का था। इनके निर्माण के लिए सबसे पहले पत्थर के एक सिरे को घिसकर उसे धारदार बनाया जाता था और दूसरे सिरे को छेद करके उसमें लकड़ी या सींग का मुठ लगा दिया जाता था। इसका उपयोग घास काटने, जंगलों को साफ करने, भूमि की गुड़ाई करने और बढ़ईगिरी में किया जाता था। इस काल की भारत में पाई जाने वाली कुल्हाड़ियों को 3 समूहों में बांटा गया है, जिनमें उत्तर पश्चिम समूह की कुल्हाड़ियाँ वक्रधार की होती थी और आयताकार होती थी। उत्तर पूर्व समूह की कुल्हाड़ियाँ पालिशदार पत्थर की होती थी, जिनमें आयताकार दस्ता लगा हुआ था।
दक्षिणी समूह की कुल्हाड़ियाँ अंडाकार होती थी जिनमें हत्था नुकीला होता था। नवपाषाण काल का दूसरा उपकरण हंसिया था। इसका उपयोग फसल की कटाई के लिए किया जाता था। जेरिको, अबू हुरेरा और एन गजल आदि स्थानों से बड़ी संख्या में हंसिए मिले हैं। भारत के उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी क्षेत्र से सर्वप्रथम लेन में सूर्य नामक विद्वान ने नवपाषाण काल उपकरण 1860 में प्राप्त किए। दक्षिण भारत के संगनकल्लू और पिकली हल से पालिशदार पत्थर के उपकरण मिले हैं। भारत में बुर्जहोम, गुपकराल और चिरांद से बड़ी संख्या में लकड़ी और हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला परिवर्तन है शिल्प और व्यवसाय। नवपाषाण काल में शिल्प और व्यवसाय का भी विकास हुआ। इस समय का प्रमुख हथियार हत्थेदार कुल्हाड़ी था, जिसका उपयोग कृषि और बढ़ईगिरी दोनों क्षेत्रों में किया जाता था। अनाज कूटने और अनाज पीसने के लिए ओखली और मूसल के भी प्रमाण मिले हैं। जेरिको, अबू हुरेरा और एन गजल से बड़ी संख्या में अनाज पीसने के भारी पत्थर प्राप्त हुए हैं। पत्थर के अलावा हड्डी और सींग के भी छेनी, छुरी, सुई, कंघा और कांटेदार बर्छा आदि बनाए गए। बिहार के चिरांद नामक स्थान से प्रचुर मात्रा में हड्डी के तथा हिरण के सींगों के उपकरण मिले हैं। लकड़ी की नाव और बैलगाड़ियां बनाई गई। मिट्टी की मूर्तियां, खिलौने और आभूषण बनाए गए। नवपाषाण काल में मानव ने कताई और बुनाई का काम भी सीख लिया था। पश्चिम एशिया तथा मिस्र से तकली, तकुआ, सुइयाँ और बेदक मिले हैं, जिनकी सहायता से मानव सूत काटकर भेड़ की ऊन से कपड़ा बुनना सीख लिया और पशुओं की खाल भी शरीर को ढकने के लिए प्रयोग करता था। नेक्स्ट परिवर्तन है धार्मिक विश्वास। नवपाषाण काल में मानव अपने मृतकों के साथ आवश्यक सामग्री रखने लगा। इस समय लोगों का पुनर्जन्म में विश्वास जागृत होने लगा था। ये लोक और परलोक की कामना करने लगे थे। मृत्यु के बाद के जीवन में भी विश्वास रखने लगे। मिस्र, सीरिया, ईरान, भारत और दक्षिण यूरोप आदि स्थलों से स्त्रियों की मिट्टी, पत्थर और प्लास्टर की मूर्तियां मिली हैं। फिलिस्तीन के जेरिको नामक स्थान से महिलाओं की मूर्तियों के अलावा मानव निवास स्थानों से बड़ी सावधानी से रखी खोपड़ियां प्राप्त हुई हैं। इन पर मिट्टी का लेप किया गया है और नेत्र कोटरों में सीपी भरे गए हैं। विद्वान इन्हें कपाल उपासना का भाग मानते हैं। इंग्लैंड के स्टारकर और कश्मीर के बुर्जहोम नामक स्थानों से मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। पाकिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थान से मानव के साथ बकरी को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। नवपाषाण काल के लोग विश्वास करने लगे थे कि मृतक फसलों के विकास में सहायता करते हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न रखना आवश्यक है और उनके साथ आवश्यक सामग्री रख दी जाती थी। नेक्स्ट है भोजन। नवपाषाण काल में मानव गेहूँ, जौ, चावल, दाल और सब्जियों का उत्पादन करने लगा। पशुपालन से दूध, घी, दही आदि उपलब्ध हो गया। मछली भी पकड़ने लगा, इससे उसका भोजन स्वादिष्ट हो गया। मानव ने शहद, मांस और जंगली फलों का प्रयोग भी जारी रखा। नेक्स्ट है व्यापार। नवपाषाण काल में मानव बर्तन, कपड़ा, बैलगाड़ी, नाव, औजार और आभूषण आदि जरूरत से ज़्यादा बनाने लगा। कृषि पहले से उन्नत हो गई, अतिरिक्त उत्पादन होने लगा। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बचे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बेचने लगा। व्यापार बैलगाड़ी और नावों की सहायता से किया जाता था। लेन देन वस्तु विनिमय के आधार पर किया जाता था। वस्तु के बदले वस्तु ली और दी जाती थी। अगला परिवर्तन है सामाजिक सहयोग की भावना का उदय। नवपाषाण काल में मानव को कृषि, पशुपालन और गृह निर्माण में परस्पर एक दूसरे की सहायता की जरूरत पड़ी। लोग एक दूसरे के पास आने लगे, इससे सामाजिक सहयोग की भावना का विकास हुआ। लोग अपने कामों में एक दूसरे की मदद करने लगे, इससे पारिवारिक जीवन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि। जिन स्थानों पर भोजन और पानी की सुविधा होती है वहाँ जनसंख्या तेजी से बढ़ने की संभावना होती है। नवपाषाण काल में मानव एक स्थान पर रहने लगा, कृषि कार्य करने लगा। पशुपालन से उसे दूध और मांस आसानी से उपलब्ध होने लगा। नरविज्ञानी लुई विनफोर्ड ने नवपाषाण काल में कृषि के उद्भव के लिए जनसंख्या वृद्धि को जिम्मेदार बताया है। कातलहुयक नामक बस्ती जो तुर्की में है लगभग 32 एकड़ में फैली हुई थी। सीरिया की अबू हुरेरा बस्ती लगभग 32 एकड़ में फैली हुई थी। भारत के कोल्डी हवा, बुर्जहोम, गुपकराल तथा पाक का मेहरगढ़ इनका आकार बड़ी जनसंख्या के प्रतीक हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे नवपाषाण काल में होने वाले परिवर्तन। ये जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, इसी आधार पर नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति कहा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।